14 साला भांजी को हर रात अपने साथ सुलाती थी। शोहर ने कई बार मना किया मगर मैं नजरअंदाज करती रही। एक रोज सोकर उठी तो कुछ गड़बड़ लगी। अगली रात अनजान बनकर आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर बाद मेरे तो होश उड़ गए। जैसे मैं 14 साल की भांजी जिसको मैं समझ रही थी और उसको अपने साथ सुलाती रही, वो हर रात मेरे साथ। वो बहुत ही सर्द रात थी और बारिश भी हो रही थी, लेकिन वो रात मेरी जिंदगी में तूफान ले आई जब मैंने आधी रात के वक्त अपने शौहर को भांजी को घर से बाहर निकलते देखा। वो दोनों छुपकर रात के इस पहर जाने कहाँ जा रहे थे। ये देखकर सदमे से मेरा मुंह खुल गया। जिस शौहर और भांजी पर मैं बेइंतहा भरोसा करती थी, वही दोनों मिलकर मेरी पीठ पीछे गुल खिला रहे थे। मेरा ना सिर्फ दिल टूटा बल्कि मेरा मान, मेरा यकीन, मेरा सब कुछ टूट कर बिखर गया था। पर अभी मुझे खुद को संभालना था। मुझे दोनों का पर्दा फाश करना था। मेरे शौहर ने पूरी दुनिया की मुखालफत मोल लेकर मुझसे शादी की थी, पर अब ऐसा क्या हो गया था कि चंद दिनों के अंदर ही मेरा शौहर मुझे छोड़कर मेरी 15 साला भांजी पर फरिश्ता हो गया था। मुझे आज भी वो दिन याद थे जब शौहर शादी से पहले मेरे घर के चक्कर लगाया करता था। वो मेरी एक झलक देखने को घंटों मेरी बालकोनी के नीचे खड़ा रहता था। कई एक बार तो राहगीरों से वो मार भी खा चुका था। इसने 2 साल मेरा इंतजार किया और फिर मुझे मना कर ही छोड़ा। और जब मैं मान गई, मुझे इसकी मोहब्बत पर भरोसा हो गया। जब मैंने इससे शादी करके अपना जिस्म, अपनी रूह इसे सौंप दी, वो अब मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता था। इसने मेरी रूह को उधेड़ कर रख दिया था। इसी शौहर को मैं अब किसी और लड़की के साथ देख रही थी, और वो लड़की और कोई नहीं, मेरी अपनी यतीम भांजी थी जो भी 15 साल की थी। क्या मेरे शौहर को जरा शर्म नहीं आई? ये बातें सोचकर मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा दुनिया में ऑक्सीजन खत्म हो गई हो, जैसे कयामत आ गई हो। पर दुनिया को फर्क नहीं पड़ा था। ये कहानी मेरे शौहर ने शुरू की थी और अब मैं इसे ख़त्म करने वाली थी। मैं सब कुछ बख्श सकती थी, लेकिन मोहब्बत में बेवफाई नहीं, और ना मियाँ बीबी के मुकद्दस रिश्ते में इतना बड़ा धोखा सह सकती थी। और इसी गर्ज में तेज़ बारिश में मैं अपने शौहर और भांजी का पीछा करने लगी, जबकि मेरा जहन माजी की भूल भुलैयों में घूमने लगा था। जब शौहर ने मुझे पहली बार देखा था, हम 2 ही बहनें थी। बड़ी बहन मुझसे 10 साल बड़ी थी, जो शादीशुदा थी, और इसकी एक बेटी भी थी। बहन की शादी कम उम्री में हो गई थी और इसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 14 साल थी। मेरी बहन अपने घर में बहुत खुश थी। मेरा बहनोई इससे बहुत मोहब्बत करता था और इसका बहुत ख्याल रखता था। मुझे अपनी भांजी से बहुत मोहब्बत थी। वो मुझसे 7 साल छोटी थी, पर मैं इससे ऐसे मोहब्बत करती थी जैसे वो मेरी बेटी हो। इसलिए वो ज़्यादा मेरे पास ही रहती थी। भांजी अभी 10 साल की थी और मैं 15 साल की, जब बहन और बहनोई एक हादसे में दुनिया छोड़ गए। ये हादसा इतना बड़ा था कि हम सब की दुनिया हिल गई। मैं जो हर वक्त कह के लगाती थी, मेरी हंसी कहीं गुम हो गई थी। मुझे अपनी बहन से बेपनाह मोहब्बत थी। मेरी बहन ने हमेशा मुझे माँ जैसा प्यार दिया, और अब वो अचानक चली गई, इतनी कम उम्री में कि मेरी जान पर बनाई थी। मैं इस मुश्किल में खुद को संभालती या 10 साला भांजी, जिसकी सारी दुनिया ही लुट गई थी, जो इतनी कम उम्री में यतीम हो गई थी। दर्द ऐसा था कि जाता ही नहीं था, और आंसू ऐसे थे कि थमते ही नहीं थे। जाने कितने दिन मैंने सदमे में गुजार दिए, जब अचानक एक दिन भांजी की दादी इसे लेने आ गई। मैं जानती थी कि कोई भांजी का वैसे ख्याल नहीं रखने वाला था जैसे मैं रख सकती थी, और लड़की ज़ात थी। मैं किसी पर भी भरोसा करने को तैयार ना थी, और भांजी भी मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए मैंने भांजी को खुद में भींच लिया, और इस दिन इतना रोई कि अपने दिल का सारा गुबार निकाल दिया, और भांजी की दादी से कहा कि आज से ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे कहीं नहीं भेज सकती। आप लोग इससे मिलने आ सकते हैं जब आप लोगों का दिल चाहे, पर मैं इसे किसी को ले जाने नहीं दूंगी। भांजी से मेरी मोहब्बत देखकर बहन की सास यानी भांजी की दादी खामोशी से चली गई। इसने भी अपना जवान बेटे को और बहू को खोया था, इसलिए इनका गम भी हमसे कम नहीं था। लेकिन वो जहां दीदा औरत समझ गई थी कि कोई बच्ची का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकता था। इस दिन मैंने ठान लिया कि जो होगा सो हो गया। जो नुकसान हमारा हुआ था इसे कोई पूरा नहीं कर सकता था, पर अब मुझे आगे का सोचना था। मुझे अपनी भांजी के लिए कुछ करना था।
مجھے آج بھی یاد تھا کہ بہن کیسے مجھے تیار کر کے اسکول بھیجتی تھی، میرا کتنا خیال رکھتی تھی۔ رات کو 3 بجے مجھے بھوک لگی ہوتی تو وہ مجھے کھانا بنا دیتی۔ اس نے مجھے ایسے پالا تھا جیسے میں اس کی بہن نہیں بلکہ اس کی بیٹی ہوں۔ اور اب وہی وقت لوٹ آیا تھا۔ اب میری باری تھی کہ میں اپنی بھانجی کا ویسے ہی خیال رکھوں جیسے میری بہن نے میرا رکھا تھا، اور اسے ہی پالوں جیسے میری بہن نے مجھے پالا تھا۔ چنانچہ میں نے اس رات ٹھان لیا کہ اب نہیں رونا، بہن کی اچھی یادوں کے ساتھ جینا تھا اور بھانجی کی اچھی تربیت کرنی تھی۔ دراصل میرا بہنوئی اچھی پوسٹ پر تھا، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو مہنگے اسکول میں داخل کروا رکھا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھانجی کا اسکول نہیں بدلوں گی، اسے اسی اسکول میں پڑھاؤں گی، پر میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ہم سفید پوش لوگ تھے، اماں ابا ہماری اچھی تعلیم و تربیت کے علاوہ کچھ زیادہ نہ دے سکے۔ میں پہلے ہی گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی، لہٰذا میں نے اب زیادہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ میں 12ویں کلاس میں تھی اور میں نے کالج چھوڑ دیا اور پرائیویٹ تیاری کرنے لگی، اور ساتھ ہی میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تاکہ بھانجی کے اسکول کی فیس پوری ہو سکے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یتیم بچی مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس سے کچھ دے نہ پاؤں۔ میرا سارا دن ایسے ہی گزر جاتا، مجھے اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ میں بھانجی کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کر سکوں۔ میں بہت پرسکون اور خود کو مطمئن محسوس کرتی تھی۔ جب بھانجی کے چہرے پر مسکان دیکھتی تو دل کو ایک قرار مل جاتا تھا۔ 2 سال کب گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دن میں اسکول میں پڑھا رہی تھی کہ اچانک بھانجی کے اسکول سے فون آیا کہ وہ ہسپتال میں ہے، اسے چوٹ لگی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ میری جان نکل گئی اور پاگلوں کی طرح بھاگتی اسکول تک پہنچی۔ وہاں ایک خوبرو سا مرد کھڑا تھا جس نے مجھے فون کیا تھا۔ وہ بھانجی کے پاس ہی تھا جس کے سر پر پٹی بندھی تھی، جو اب بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بھانجی کو دیکھ کر میں اس سے لپٹ گئی اور اسے بے تحاشا پیار کرنے لگی۔ اس وقت میرا جسم کانپ رہا تھا، میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب وہ مرد جو آج میرا شوہر تھا مجھ پر دل ہار بیٹھا۔ وہ بھانجی کے اسکول کا پرنسپل تھا۔ بھانجی سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اس نے مجھ سے معذرت کی تو میں نے اس پر ہی میں چڑھ دوڑی اور بولی کہ آپ لوگ بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ میں اس وقت غصے میں تھی، نہیں سمجھ آیا کہ کیا بول رہی ہوں۔ وہ خاموشی سے کھڑا میری باتیں سنتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد اسی شخص نے مجھے اور بھانجی کو گھر چھوڑا۔ میں نے دوبارہ اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اگلے 2 دن میں نے بھانجی کو اسکول جانے نہیں دیا اور نہ ہی خود گئی۔ میں چاہتی تھی وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اس دوران بھانجی کے پرنسپل نے مجھے کافی بار فون کیا اور مجھ سے بھانجی کی عیادت کی۔ میں نے اس سے اپنے پچھلے برے رویے کی معافی بھی مانگی۔ پھر بھانجی نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ ایک دن اچانک ایسے ہی بھانجی کے پرنسپل کا فون آ گیا اور میں ڈر گئی کہ کہیں بھانجی کو پھر سے کچھ ہو نہ گیا ہو، پر میرے ہیلو کے جواب میں اس نے جو بات کی اسے سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ مجھے اتنے سمجھدار آدمی سے ایسی کوئی توقع نہیں تھی، اس لیے میں غصے سے بولی کہ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے۔ پر شام کو جب میں اسکول سے میری بھانجی واپس آئی تو اس نے مجھے ایک کارڈ دیا اور کہا کہ پرنسپل نے دیا ہے۔ اس پر بھی یہی لکھا تھا کہ میں یہ پہلی بار ہوا تھا جب کسی مرد نے میری جانب پیش قدمی کی ہو۔ میں تو اپنی دنیا میں اتنی بزی تھی کہ سانس بھی مشکل سے لیتی تھی، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے خود پر فرض کر لیا تھا کہ پہلے بھانجی کو پڑھا لکھا کر کچھ بناؤں گی، پھر اپنا کچھ سوچوں گی۔ پر میری بھانجی روز آ کر اپنے پرنسپل کے گن گاتی تھی، بس اس کی تعریفیں کرتی اور یہ بھی بتا دیتی تھی کہ اس کے پرنسپل نے آج میرے بارے میں کیا کیا پوچھا تھا۔ وہ شخص میری بھانجی سے میرے متعلق ساری خبریں لے چکا تھا، وہ میرے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا اور اسی لیے اب مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کا کوئی فون نہیں اٹھاتی تھی۔ اس شخص نے مجھے ڈھیروں میسیجز کیے تھے کہ ایک بار میری بات سن لو، اور پھر ایک دن میرے جواب نہ دینے پر وہ ہمارے گھر آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ امی سے اپنا تعارف کروا رہا تھا اور امی اس کی شکر گزار تھی کہ جس نے بھانجی کو بروقت ہسپتال پہنچایا تھا۔ امی نے مجھے چائے بنانے کا کہا اور جب تک میں چائے بنا کر واپس آئی وہ امی کو یہ بتا چکا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اس شخص پر اس وقت شدید غصہ آیا۔
लेकिन अम्मी की वजह से मैं इसका लिहाज कर गई। अम्मी ने इससे कहा कि अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो अपने घर से किसी को ले आए। वो पूरा यकीन दिलाकर चला गया। मैंने अम्मी पर गुस्सा किया, पर अम्मी को तो लड़का पसंद आ गया था। अम्मी ने कहा कि इतने अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। वो गुड़िया यानी भांजी की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार था। अगर वो अपने घर से किसी को ले आता है तो मेरी तरफ से हाँ है। और अगले ही दिन वो अपनी माँ के साथ हाजिर था। वो नफीस खातून थी। मुझे हैरत हो रही थी। इस वक्त मैंने गुस्से में इसकी माँ के सामने ही इनकार कर दिया और आकर कमरे में बंद हो गई। पर थोड़ी देर बाद ही भांजी ने आकर बताया कि अंकल बाहर खड़े हैं और वो कह रहे हैं जब तक आप मान नहीं जाती मैं जाऊंगा नहीं। मैं कंबल लपेट कर लेट गई और कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई। मुझे अचानक ख्याल आया कि मैंने अपनी बालकनी से झांका तो वो जिद्दी शख्स वहीं खड़ा था। 4 घंटे बारिश बरसती रही और वो वहीं खड़ा रहा। बिलाखिर मुझे हार मानना पड़ी क्योंकि मेरा दिल बागी हो चुका था और फिर अगली सुबह मेरा रिश्ता पक्का हो गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आया था। वो बहुत अच्छा इंसान था, मेरी सोच से भी ज्यादा। वो मेरी भांजी का ऐसे ख्याल रखता जैसे वो इसकी अपनी बेटी हो। पर आज समझ आया था कि इसके दिल में कितने बड़ा चोर था। काश मैं उस रात ना मानती तो आज मैं और मेरी भांजी दोनों महफूज होते। पर अब क्या हो सकता था। इस शख्स ने अपनी बातों और अपने अमल से मेरे दिल में अपनी जगह बना ली थी। 5 साल होने वाले थे बहन को गुजरे और मैं एक दिन भी सुकून की नींद नहीं सो पाई थी। मैं किसी रोबोट की जिंदगी गुजार रही थी। मेरी हंसी मुस्कुराहटें कहीं गुम हो गई थी। लेकिन फिर इस शख्स ने मुझे जीना सिखाया। मुझे लगा कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है जो मेरा सहारा है। उस शख्स की मोहब्बत ने मुझे जिंदा कर दिया। और जब भांजी 14 साल की हुई तो मंगेतर ने जिद शुरू कर दी कि मैं अब इससे शादी कर लूं। इसकी उम्र 35 साल थी और जबकि मैं अभी 21 की थी। मैंने 1-2 बार पूछा भी कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। इस पर इसने मुझे यही जवाब दिया कि तुम्हारी जैसी कोई लड़की नहीं मिली वरना मैं कर लेता। और फिर इसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई। मेरा शोहर बहुत खुश था। इसने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मुझे मुकम्मल कर दिया। मैंने भी अपना सब कुछ अपने शोहर के नाम कर दिया था, अपना तन मन सब कुछ। हम बहुत खुश थे। भांजी कुछ दिन अम्मी के पास रही, फिर मैं इसे अपने ससुराल ले गई। ज्यादा लोग नहीं थे। ससुराल में एक सास थी जो गांव में रहती थी। यहाँ शोहर का अच्छा कारोबार था और इस घर में शोहर और भांजी के साथ रहने लगी। शादी के 6 महीने कैसे गुजरे कुछ पता नहीं चला और फिर अचानक सब बदलने लगा। एक दिन मैंने भांजी और शोहर को कुछ बात करते सुना, लेकिन मेरे आते ही दोनों खामोश हो गए। शोहर तो फिर से मुस्कुराने लगा, जबकि भांजी के चेहरे का रंग फक हो चुका था। मैंने इससे पूछा, लेकिन वो बात टाल गई। भांजी अब मैट्रिक में थी और वो बड़ी हो रही थी। अचानक शोहर को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। भांजी मेरे साथ ही सोने लगी। शोहर कई दिनों तक वापस नहीं आया। इस दौरान मैंने अपनी भांजी में भी काफी बदलाव महसूस किया। वो पहले की तरह हंसती मुस्कुराती नहीं थी। एक दिन मैंने इसे छुप कर किसी से बात करते सुना और जब बाद में देखा तो वो नंबर शोहर का था। पहले मुझे हैरत हुई, लेकिन फिर मैंने नजरअंदाज कर दिया। शोहर वापस आ गया, पर वो पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो मुझे भी ज्यादा वक्त नहीं देता था। मैं भांजी को, जो अभी भी अपने पास सुलाती थी, और जब वो सो जाती तब दूसरे कमरे में चली जाती। शोहर ने मना किया, लेकिन मैंने बात नहीं सुनी और आज भी मैं और भांजी अकेले घर पर थे। अचानक रात को मेरी आंख खुली तो भांजी गायब थी। मुझे हल्की आवाजें आई और जब सहन में आई तो शोहर भांजी का हाथ पकड़े बाहर जा रहा था और तभी मैंने इनका पीछा करना शुरू किया। शोहर इसे लेकर अस्पताल चला गया। मुझे हैरत हुई, वो एक नर्स से बात कर रहा था। मैं छुपकर इनका पीछा कर रही थी और जब मैंने नर्स से पूछा तो इसने कहा कि वो अपने साथ लड़की को अबॉर्शन करवाने लाया है। ये सुनते मेरी टांगों तक की जान निकल गई। मैंने शोहर और भांजी को एक कमरे में दाखिल होते देखा। मैं किसी जख्मी नागिन की तरह इनकी तरफ बढ़ी और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। सामने ही बिस्तर पर एक 15-16 साल लड़का लेटा था, जिसका सर गंजा था।
शौहर मुझे देखकर हैरान रह गया और मैं इस लड़के को, जिसने शौहर का हाथ पकड़ रखा था और अब वो पूछ रहा था कि बाबा ये है छोटी मम्मी, और मुझ पर एक और आसमान टूट पड़ा। फिर शौहर ने कहा, इससे मिलो, ये मेरा बेटा है। दरअसल शौहर का ताल्लुक वडेरे खानदान से था और खानदान की खातिर शौहर ने 20 साल की उम्र में अपने से 10 साल बड़ी तायाजाद से शादी की। इससे शौहर का एक बेटा था। शौहर की पहली बीवी 2 साल बाद ही मर गई थी और बेटा जब 10 साल का हुआ तो इसे कैंसर हो गया। शौहर ने जब मुझे देखा तो इससे लगा मैं इसके बेटे को अपनी भांजी की तरह प्यार करूंगी। इसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी, पर इसे जब पता चला कि मुझे दूसरी शादी नहीं पसंद तो इसने नहीं बताया। फिर मेरी भांजी स्कूल के वक्त से सब जानती थी और वो शौहर के पहले बेटे की अच्छी दोस्त थी। आजकल डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया था इसको कि ये लड़का ज्यादा नहीं जी सकता, इसलिए शौहर परेशान रहता था और वो बच्चा मेरी भांजी से मिलने की जिद करता था। वह आज शौहर छुपकर इसे यहाँ अपने बेटे से मिलवाने लाया था। मेरी आंखों में अपनी ही सोच पर आंसू आ गए। सच शुक्र कि शौहर वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। शौहर ने मेरा हाथ थाम लिया और मैं बुलक बुलक कर रो दी। मेरा बेटा माँ की मोहब्बत को तरसा हुआ है, बस इसे एक बार गले लगा लो। शौहर ने सर झुकाकर कहा। तब मैंने इस बच्चे की जानिब देखा जो हड्डियों का ढांचा बन चुका था और इसकी आंखों में हसरत थी। मैंने इस छोटे से वजूद को गले लगा लिया। वो रो पड़ा। काफी देर रोने का माहौल चलता रहा और फिर 6 माह तक वो जी पाया। हमने बहुत कोशिश की कि वो बच जाए, पर अल्लाह ने इसे अपने पास बुलाया और मैंने अल्लाह से अपनी गलत सोच की माफी मांगी। आज मैं एक बेटे की माँ हूँ और मैंने अपने बेटे का नाम इसे सुतेली बेटे के नाम पर रखा, जो ज्यादा नहीं जी पाया। मैं चाहती हूँ शौहर अपना गम भूल जाए, किसी तरह इसकी तकलीफ कम हो जाए ताकि मुझे भी सुकून मिले, और मैं इस कोशिश में कामयाब हो जाऊंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है।